हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम हुंदा से मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है व्हाई पाकिस्तानीज वांट इंडियन कार्स, व्हाई कार्स आर सो एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। हमारे दिल की बात। वाकई पहली बार ये भाई इस तरह की मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, इन्होंने बनाई है और इसमें कोई शक नहीं है। मैं पाकिस्तान में आपको कितने लोग, मैं कहता हूँ 90% लोग आपको बोलेंगे कि इंडियन कार्स के दीवाने हैं। इधर थार, बोलेरो, महिंद्रा, स्कॉर्पियो, टाटा हैरियर, इनके दीवाने हैं इधर लोग। हम खुद दीवाने हैं। जिस तरह हम खुद, मतलब हमारी ड्रीम कार्स भारत में हम नहीं ले सकते, इधर बहुत ही हमारी मजबूरी है। तो क्यों आज ये भाई एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तानी इंडियन गाड़ियां चाहते हैं लेना, क्या रीजन है, सारा कुछ इसके अंदर देखेंगे। बाकी बातें करेंगे बाद में। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं, स्टार्ट। ये लोग किसी महंगी चीज के पीछे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये लोग तो सिर्फ आटे के पीछे लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए हैं। हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा बेसिक हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में ये इस वक्त एक लग्जरी है। क्योंकि कराची जैसे शहर के अंदर आटे के प्राइसेस 200 रुपए किलो तक हो चुके हैं। अब कहने को तो पाकिस्तान में फिलहाल बुरे हालातों के चलते बहुत सारी चीजें हद से ज्यादा महंगी मिल रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमेशा से ही वहाँ पर महंगी हैं? गाड़ियाँ। जी हाँ, गाड़ियाँ। या अल्लाह, पाकिस्तान में तो मुसलमान मुझे पैदा करता, लेकिन करता इंडिया में पैदा। अब ये जनाब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये आपको इस बात से क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान में गाड़ियां इतनी ज्यादा महंगी हैं कि इस बात का अंदाजा आप इससे लगा लो कि टोयोटा करोला जो इंडिया के अंदर 16,46,000 से शुरू होती थी, वही गाड़ी वहां पर 61 लाख रुपए से शुरू होती है। और ये तो सिर्फ उसके एक्स फैक्ट्री प्राइसेस हैं, यानी इस पर अभी FED टैक्स और ड्यूटीज और लगने वाली हैं, जिन पर अभी हम आगे बात करेंगे वीडियो के अंदर। एंड अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस पर मैक्स टू मैक्स 50% तक भी टैक्स कंसीडर कर लो, तो भी इन गाड़ियों के प्राइजेस ऑलमोस्ट 10.5 लाख रुपए तक ही होने चाहिए एक्स फैक्ट्री के। और अगर हम करेंसी को भी एडजस्ट कर दे तो 1 INR 3.5 पाकिस्तानी रुपीस के अराउंड होता है। लेकिन फिर भी हमारे पड़ोसी इन गाड़ियों के लिए कहीं गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। पाकिस्तान में गाड़ियां इतनी ज्यादा महंगी तो है ही, साथ ही साथ इतनी महंगी गाड़ियां होने के बावजूद भी इनके अंदर जो फीचर्स मिल रहे हैं ना, वो बिल्कुल ही बेसिक हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में जो आने वाली करोला थी, उसके बेस वेरिएंट में 4 एयरबैग्स मिल जाया करते थे, लेकिन पाकिस्तान में मिलने वाली टॉप मॉडल करोला के अंदर भी सिर्फ 2 ही एयरबैग्स मिलते हैं। और इस गाड़ी का एक्स फैक्ट्री प्राइस ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और चलो, ये तो फिर भी मैं करोला की बात कर रहा था। सुजुकी ऑल्टो जो इंडिया के अंदर 3.5 लाख रुपए से शुरू होती है, उसकी कीमत पाकिस्तान में 21.5 लाख रुपए है। और यही वो वजह है जिसके चलते जब इंडिया में डेवलप हुई कार्स के बारे में पाकिस्तानी से पूछा जाता है, तो उनके जवाब कुछ ऐसे होते हैं। 13 लाख नहीं सर जी, 13 लाख कसम से यार, मैं मान नहीं सकता भाईजान। हाँ, यहाँ पर लोगों का चौंकना लाजमी है, क्योंकि इंडिया की खुद की कंपनीज इतनी हाईली एडवांस्ड कार्स डेवलप करने में कामयाब हो पा रही हैं, और वो भी उन प्राइजेस पर दे पा रही हैं जो पाकिस्तानी प्राइजेस के सामने बहुत ही कम है। चलो, पाकिस्तान में गाड़ियों के हालात तो खराब है ही, लेकिन बाइक्स की कंडीशन तो हद से ज्यादा बुरी है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी इंडिया में 90s में मिलने वाली AX 100 जैसी रेक्टेंगुलर लाइट वाली मोटरसाइकिल्स बिक रही हैं, जिनमें सिर्फ 70 सीसी का इंजन मिलता है। और उसमें भी वहाँ पर होंडा CD70 जैसी मोटरसाइकिल का प्राइस 1.5 लाख रुपए से तो शुरू होता है। हाँ, वहाँ पर चाइनीज और जॉइंट वेंचर में डेवलप्ड 70 सीसी मोटरसाइकिल्स सस्ती मिल जाती हैं थोड़ी, जैसे कि 50 से 60 हजार रुपए में, लेकिन इनकी क्वालिटी भगवान भरोसे होती है। लेकिन जैसे ही हम 150 सीसी के सेगमेंट में एंटर करते हैं ना, इन मोटरसाइकिल के प्राइसेस 5 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि सुजुकी GR 150, जिसका प्राइस शुरू होता है 4,96,000 से पाकिस्तान के अंदर, और बेनेली 400 वहां पर 10,06,000 रुपए में मिलती है। तो क्यों है पाकिस्तान में इतनी परेशानी? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान की सरकार की खराब पॉलिसीज, जापानीज कंपनीज की मोनोपोली और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ना होने के कारण पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, और अब वहाँ के लोग चाहते हैं कि वो भी इंडिया में बनी गाड़ियाँ वहाँ पर चला पाए। Amid a grim economic outlook in Pakistan, car manufacturing companies are announcing production halts. फिर से वो गाड़ियाँ 25-30 लाख रुपए महंगी होंगी। पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनाने वाली निजी कंपनी ने अपना प्लांट 10 रोज के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। अब कुछ शुरू करें उससे पहले हमें पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों पर लगने वाले टैक्सेस को समझ लेना चाहिए, क्योंकि तभी पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी। पाकिस्तान में बनने वाली कार्स पर फॉरेन से इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों के मुकाबले टैक्सेस काफी कम लगते हैं। यहाँ पर फॉरेन से इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर सीधा सीधा ड्यूटी लगती है,
जो कि 800 सीसी की कार्स पर 13.5 लाख रुपए तक है और 16 से 1800 सीसी की गाड़ियों पर यह 80 लाख रुपए तक है। लेकिन लोकली असेंबल्ड कार्स पर पाकिस्तान में 2 तरीके के मेन टैक्सेस लगते हैं, जिसमें पहला है फेडरल एक्साइज ड्यूटी और दूसरा है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स लोकली बनी हुई गाड़ियों पर 12.5% ही लगता है और FED की बात करें अगर हम तो वो 1000 सीसी की गाड़ियों पर तो 0% है, लेकिन अगर कंप्लीटली बिल्ट यूनिट आ रही है तो वो 40% तक लगता है। अब इन मेन टैक्सेस के अलावा भी कुछ टैक्सेस हैं जो वहाँ पर लगते हैं गाड़ियों पर, जैसे कि एक तो लगता है इनकम टैक्स गाड़ी खरीदते टाइम, एक लगता है टोकन टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स और मोटर टैक्स। ये सभी टैक्सेस मिलकर भी ना 15 से 20 हजार रुपए तक ही होते हैं और ये ज्यादातर इंजन की कैपेसिटी पर डिपेंड करते हैं कि इस रेंज के अंदर ये कितने रहने वाले हैं। अब ये जितने भी टैक्सेस है ना ये एक्स फैक्ट्री प्राइसेस के ऊपर लगते हैं, यानी कि जैसे इंडिया के अंदर एक्स शोरूम प्राइसेस के ऊपर टैक्सेस जो लगते हैं वैसे ही वहाँ पर एक्स फैक्ट्री प्राइसेस के ऊपर ये टैक्सेस लगते हैं। और अगर हम उस हिसाब से देखें तो जहाँ ऑल्टो जैसी गाड़ी की कीमत 21 लाख रुपए एक्स फैक्ट्री है, वहाँ पर ये टैक्सेस आटे में नमक की तरह दिखाई देते हैं। इन टैक्सेस से पाकिस्तान की बेसिक फिलॉसफी समझ में आती है और वो ये है कि फॉरेन इंपोर्टेड कार्स पर टैक्स लगाओ ताकि पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हो सके। और देखा जाए तो सेम इसी तरीके की पॉलिसीज एंड फिलॉसफी इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनाई थी और इसीलिए एक नज़र में पाकिस्तान की इन पॉलिसीज के अंदर कुछ भी खराब नहीं दिखाई देता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हालत कितनी ज़्यादा खस्ता है इस बात का अंदाजा आप इस चीज़ से लगा लो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स कार्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स और कोचेस बनाने के मामले में पाकिस्तान की रैंक ईरान जैसी कंट्री से भी नीचे रखते हैं। हाँ, वही ईरान जहाँ पर यूएसए के अंधाधुंध सैंक्शंस लगे हुए हैं। और तो और इस रैंक में पाकिस्तान उज्बेकिस्तान जैसी लैंडलॉक कंट्री के आसपास आती है, वो देश जिसमें आबादी हद से ज्यादा कम है। पाकिस्तान की कार मार्केट कितनी छोटी है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि 2021 में वहाँ पर सिर्फ 1,81,000 कार्स ही मैन्युफैक्चर की गई थी, लेकिन इसी साल इंडिया के अंदर 30,82,000 गाड़ियाँ बनाई गई थी। अरे ये तो छोड़ो, किया जैसी कंपनी जो इंडिया के अंदर 5th रैंक पर आती गाड़ियां बेचने के मामले में, उसने भी 2.5 लाख गाड़ियां बेच दी थी इस साल, जो कि पाकिस्तान देश की पूरी कार मैन्युफैक्चरिंग से भी ज्यादा है। अब पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों है, उसके पीछे 3 मेजर पॉइंट्स हैं और उसमें भी जो सबसे पहला पॉइंट है ना वो है लैक ऑफ पॉलिसीज। और इसे समझने के लिए हमें पाकिस्तान की पॉलिसीज को इंडिया से कंपेयर करते हुए समझना होगा कि पाकिस्तान ने कहां पर गड़बड़ करी है। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। आजादी के बाद दोनों ही देशों के अंदर कार मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर हुआ करती थी और बहुत लंबे समय तक सब कुछ ऐसा ही रहा। लेकिन 80 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही देशों में पार्शियल लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, यानी कि बाहर की कंपनीज भी इन देशों के अंदर अब जॉइंट वेंचर्स बना सकती थी और अपने सामान बेच सकती थी। और 1983 में पाक सुजुकी ने पाकिस्तान के अंदर असेंबली ऑपरेशन शुरू कर दिए थे और इससे लॉन्च हुई थी सुजुकी मेहरान, वो गाड़ी जिसे इंडिया में मारुति 800 बोला जाता था। इंडिया में भी मारुति सुजुकी का जॉइंट वेंचर स्थापित हुआ, लेकिन शुरुआत में यहाँ पर वो इम्पोर्टेड गाड़ियां ही बेच रहे थे। लेकिन मारुति सुजुकी के अलावा 4 बड़े और जॉइंट वेंचर्स बनाए गए थे, जिसमें अगेन इंडियन और जापानीज कंपनीज शामिल थी, जैसे कि स्वराज माजदा, DCM टोयोटा, एलविन निसान और आइशर मित्सुबिशी। अब इंडिया और पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर की शुरुआत तो एक साथ हुई थी, लेकिन इंडियन ऑटो मार्केट इतनी बड़ी इसलिए हो पाई क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास इंडिजनाइजेशन का प्लान था जो कि पाकिस्तान में मिसिंग था। चलिए मैं समझाता हूँ। 90s का दौर आ चुका था और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने 97 में पॉलिसीज इनिशिएटिव लिया और इसके अंदर ओपन लाइसेंस इशू किए गए, जिसमें कि आप इंडिया के अंदर असेंबलिंग कर सकते थे। बस शर्त एक थी कि पहली शिपमेंट आने के 3 साल के अंदर आपको 50% इंडिजनाइजेशन करना होगा और 5 साल के अंदर 70%। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए साल दर साल ऑटो रिलेटेड इंपोर्ट्स पर टैरिफ भी कम किए गए, जैसे कि 1991 में ये थे 150%, 92 में ये हुए 110%, फिर उसके बाद ये हुए 85%, उसके अगले साल हुए 65% और फिर 95 में ये घटकर से 50% रह गए। यानी कि जो आप बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे थे गाड़ियों को बनाने के लिए, उन पर टैक्सेस कम करते चले गए लगातार। अब इन पॉलिसीज से एक बात तो समझ में आती है कि इंडिया का पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग का लोकलाइजेशन करने का था, ताकि भारत के अंदर इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो सके, जॉब्स क्रिएट हो सके और इंडिया तेजी से R&D के अंदर मजबूत हो सके। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई भी पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही थी जो कंपनीज को इंसेंटिवाइज करे ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर लोकली कर सके और उनकी R&D मजबूत हो पाए। पाकिस्तान में R&D पूरी तरीके से गायब होने के पीछे एक और रीजन है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अंधा पैसा लगता है और इतना पैसा खुद से जमा कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और यहीं पर काम आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी ग्रोइंग पोटेंशियल को देखकर आपको पैसा देते हैं। और इसीलिए जहां एक तरफ इंडिया में 2000s के अंदर FDI का कर्व ऊपर जा रहा था, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट्स मिल रही थी क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियल था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान को 2008, 2012 और फिर 2018 में ग्रे लिस्ट कर दिया गया था, जिसने ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि FDI के कर्व को भी जमीन पर ला पटका। अब क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की तरह होम ग्रोन इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सका, तो पाकिस्तान की पॉलिसीज जो प्रोटेक्शन के लिए अच्छी लग रही थी, उन्हीं से पाकिस्तान के अंदर मोनोपोली क्रिएट हो गई। फॉरेन प्लेयर्स पर एडिशनल टैक्सेस इंपोज करने से ज्यादातर प्लेयर्स कॉस्ट में कम्पीट नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए सिर्फ 3 जापानीज प्लेयर्स ही बचे, यानी कि होंडा, टोयोटा और सुजुकी, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी मोनोपोली बना के रखी। और मोनोपोली कितनी ज्यादा तगड़ी है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा लो कि वहाँ पर जो लोकली असेंबल्ड गाड़ियाँ होती हैं, उसके अंदर टोयोटा का मार्केट शेयर 35% था 2018 के अंदर, होंडा का था 27% और सुजुकी का था 28%। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये 2019 में बढ़कर 100% हो गया सिर्फ इन 3 कंपनीज के पास, यानी कि सुजुकी के पास 57%, टोयोटा के पास 28% और होंडा के पास 15%। और यही वो रीजन है कि क्यों पाकिस्तान में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी वहाँ पर फीचर्स इतने कम आते हैं क्योंकि 3 ही प्लेयर्स हैं और वो आपस में साठ गांठ कर लेंगे और उनको जरूरत ही नहीं है लोगों को कुछ प्रोवाइड करने की, सिर्फ एक इंजन और एक खोखा दे दिया। खैर, ये जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर काम करती है ना, ये सभी की सभी जॉइंट वेंचर्स के अंदर ऑपरेट करती है, जहाँ पर फॉरेन से सेमी नॉकडाउन या कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स आती हैं और बस यहाँ पर असेंबल की जाती है। और एक तरीके से देखा जाए ना तो ये सिर्फ एक नाम की मैन्युफैक्चरिंग होती है क्योंकि पूरे के पूरे पार्ट्स तो बाहर बने हैं, यानी कि इंजन ब्लॉक बाहर मोल्ड किया गया है, सब कुछ बाहर बना है, बस यहाँ पर लाकर उनको असेंबल किया गया है। एंड एक्चुअली ये कुछ इस तरीके से हो गया जैसे कि छोटे बच्चे अपने लेगो पीसीस को जोड़कर अपना खिलौना बनाते हैं। अब एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है और वो ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब इसमें कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा लेट कर दिया है। और इसका एग्जाम्पल आप फिर से इंडिया से ले सकते हैं। इंडिया के अंदर 5 बड़े मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं, जिसमें कि मानेसर नॉर्थ में आता है, पुणे वेस्ट में, चेन्नई साउथ में, जमशेदपुर कोलकाता ईस्ट में और इंदौर सेंटर में। और इन 5 बड़े क्लस्टर्स के अंदर 76 बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिनमें कि कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स ग्राउंड अप बनाए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस स्केल पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वहाँ तो बस असेंबली प्लांट्स हैं जो कि 3 बड़े जॉइंट वेंचर्स में ऑपरेट करते हैं, जैसे कि पाक सुजुकी, जो कि एक पाकिस्तानी कंपनी और सुजुकी मोटर्स से मिलकर बना है, इंडस मोटर्स कंपनी, जो कि टोयोटा और एक हाउस ऑफ हबीब नाम के पाकिस्तानी कंपनी के साथ मिलकर बना है, और होंडा एटलस, जो कि अगेन पाकिस्तानी कंपनी के साथ होंडा का टाई अप है। अब ये जो भी असेंबली वाला मॉडल है ना, इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ है पाकिस्तान की गिरती हुई करेंसी, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज इतने ज्यादा हेवीली इंपोर्ट्स पर डिपेंड करेंगी ना, तो डॉलर के मुकाबले गिरते हुए पाकिस्तानी रुपीस की वजह से कीमतों में उछाल आना लाजमी है। और इसीलिए लास्ट 2 इयर्स के अंदर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एवरेज कार के प्राइसेस 50% तक इंक्रीज हो गए हैं। अब ये नंबर्स हमारे लिए सिर्फ एक हंसने का जरिया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी दुखती रग है। और इसका सॉल्यूशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये बहुत ही ज्यादा आम बात हो चुकी है कि पाकिस्तान की जनता वीडियोस में आकर भारत में बनने वाली गाड़ियों की डिमांड करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि भारत में बनने वाली गाड़ियां बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है और वहां पर मिलने वाली गाड़ियों के मुकाबले काफी ज्यादा कम पैसों में भी मिल जाती हैं। अब पाकिस्तान की हरकतों के चलते इंडिया तो अपनी गाड़ियां वहां बेचने से रहा, लेकिन आने वाले दिनों में ये जरूर होगा कि आप लोग चलाओगे 4 डोर थार और वो देंगे वीडियोस पे रिएक्शन। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार सही बात है। देखा जाए तो आप लोगों पर जो गाड़ियां ना, ये सीरियसली देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कमाल है भाई। हमारी गाड़ियां इनके करीब नहीं आती असल में यार। और हम पैसा भी ज्यादा देते हैं, हम डबल ट्रिपल पैसा देते हैं, लेकिन जो हमें उसका हमें वापस मिलता है ना भाई, वो हमें क्वालिटी, वो चीजें, फीचर्स हमें गाड़ी में नहीं मिलते जो भारत में सस्ती गाड़ी के। सच में जब हम वीडियोस इंडिया की देखते हैं ना, और जब हम उस पे मतलब रिएक्ट कर रहे होते हैं, हमारे अंदर आग जल रही होती है कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या कर रहे हैं। सच में बाइक्स की वीडियो देख लो या कार्स की, और का तो मैं नहीं बात करता, इनको देख लो। जमीन आसमान का, जिसको कहते हैं ना जमीन आसमान का फर्क है, वो फर्क नजर आता है। कहाँ 3.5 लाख की गाड़ी, कहाँ 22 लाख की गाड़ी। जो पहले गरीब भी नहीं ले सकता था ना गाड़ी, अब अमीर भी गाड़ी नहीं ले पा रहा भाई साहब। होंडा की जो सिविक है ना, न्यू मॉडल, मैं आप लोगों को प्रॉमिसली बोल रहा हूँ, 80 से ऊपर चली गई है ना, 90 से भाई 1 करोड़ 15 लाख की बिक्री है सिविक। हाँ
डॉलर भी किधर चले गए? क्या बात कर रहे हो आप? 80 लाख के उधर सिविक कितने की उधर भी आई है रह रहे उधर गए सिविक कितने के प्लीज बताना। लेकिन ये सीन इधर लग रहे हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, इतना ज्यादा फर्क इधर पड़ गया भाई यार। और फिर इधर बहुत से रीजन है। अब देखो आप लोग डायरेक्ट शोरूम से बुक कराते हो, हाँ। इधर हम डीलर से बुक कराओ, मतलब किसी से ना बुक शुक नहीं, आपको उसी टाइम मिल जाएगी गाड़ी, वेटिंग नहीं होगा। लेकिन 10 से 15-20 लाख रुपए वो अपना ऊपर खाली वो लेंगे, क्योंकि इधर डीलर इतने कमीने होते हैं। जैसी कार लॉन्च होती है 50-50, 60-60, 70-70 वो बुक करवा देते हैं। अभी आपका पता है क्या ना, अभी आप डायरेक्ट फैक्ट्री जाते हो, उधर से भी डीलरशिप के थ्रू सब कुछ करते हो ना। इधर कभी आपको वेट करना पड़ता है, फैक्ट्री के थ्रू जो आप लेते हो आपको वेट थोड़ा करना पड़ता है। इधर ले तो लेते हैं, लेकिन 15 से 20 लाख गाड़ी महंगी पड़ जाती है। मतलब लेकिन फिर मतलब समझो अब होंडा सिविक 15 लाख की है ना, तो 10 से 15 लाख वो शोरूम वाले लेंगे 1 करोड़ 30 लाख की। इंडिया में वही 16 लाख की गाड़ी है, पाकिस्तान में 80 लाख की। हाँ 80-90 लाख की। ये भी भाई एक शोरूम प्राइस है, आइडिया लगा लो तुम। एक शोरूम प्राइस है। यही गाड़ियां ये साल में लगता है ये 100% बढ़ी है गाड़ियां, इतना महंगा मुझे ज्यादा बड़ा वाकई यार। सीधे से 40 लाख की गाड़ी 80 लाख की 80 की क्या बोले यार, मतलब बंदे को समझ भी नहीं आती। मतलब ऐसी वीडियोस देखो, और तब भी तो इधर क्रेज है इंडियन गाड़ी का। इंडिया हम देखते हैं, मतलब एक तरह से पाकिस्तानियों को जलन होती है कि भाई उधर क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है। और दूसरी बात ये कि यार उधर गाड़ियां इतनी, इंडिया की अपनी कंपनी इतनी सस्ती दे रही है ना कि तो मैं कहता हूँ माफिया बान ही नहीं पाता, भी नहीं पाता। वो कंपटीशन उधर इतना ज्यादा, इतनी कंपनीज है कि वो कहते हैं कि भाई इधर जापानीज कंपनी ने माफिया बनाया हुआ है। वाकई आपको कैसे कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।